नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं चुनावी राज्य राजस्थान की, जहां पर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। लंबी कवायद के बाद इन यात्राओं का खाका तैयार किया गया है। कोशिश ये है कि राज्य के सभी बीजेपी नेता एक साथ नजर आए। गहलोत सरकार पर तीखा वार किया जाएगा और राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील आम जनता से की जाएगी। वरिष्ठ केंद्रीय नेता एक एक कर इन सभी यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। एक नजर डाल लेते हैं इन यात्राओं के खाके पर। राजस्थान में बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला किया है। राज्य के 4 अलग अलग कोनों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर को अलग अलग दिन इन यात्राओं की शुरुआत की जाएगी। 25 सितंबर को जयपुर में इन यात्राओं का समापन होगा। यात्राओं के समापन पर एक विशाल जनसभा होगी, जिसको कि पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 2 सितंबर को पहली यात्रा की शुरुआत होगी सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से। पहली परिवर्तन यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू की जाएगी। इस दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे रवाना करेंगे। जबकि चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू होगी। इसे नितिन गडकरी रवाना करेंगे। आपको ये बता दें कि सामूहिक नेतृत्व में ये सारी यात्राएं निकाली जाएंगी, यानी कोई एक नेता इसकी अगुवाई नहीं करने जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के सभी नेता बारी बारी से अगुवाई करेंगे। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पुनिया आदि शामिल हैं। और आपको बता दें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को ये परिवर्तन यात्राएं कवर करेंगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से यह कवायद चल रही थी, जहां पर कि 4 यात्राओं का खाका तैयार किया गया था और अब इनका अंतिम जो रूप इन्हें यात्रा के कार्यक्रम को दे दिया गया है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रेजिडेंट एडिटर जयपुर से। हर्षा, ये यात्राएं जो अलग अलग निकाली जा रही हैं, इनके पीछे बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव हैं उसमें हमने देखा था कि एक ही बड़ी यात्रा होती थी, जिसमें अमूमन वसुंधरा राजे जो है वो उसकी अगुवाई करती थी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री भी थी, तो इसलिए उस टाइम उनका वाजिब था कि वो यात्रा को लीड करें। अब काफी साफ संदेश है कि कोई एक लीडर नहीं है इस यात्रा का। यानी कि अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो अमंग वो चारों के बीच में से एक नेता है जो यात्रा में शामिल होंगी। उनको कैंपेन में यूज किया जाएगा। उनकी लोकप्रियता को बीजेपी उसका फायदा जरूर उठाएगी, लेकिन ये साफ संकेत दे रही है बीजेपी अब कि उसमें उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ऐसी कोई भी राय उनकी नहीं है अभी। ये साफ साफ संकेत है और इसका मतलब ये है कि पार्टी कंबाइंड लीडरशिप सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेगी, यानी कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। व्यक्ति का कोई रोल नहीं है इसमें। ये बहुत ही क्लियर सिग्नल है भाजपा की तरफ से और शायद ये एक तरह का उनका एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई नया नेतृत्व सामने आए। उन्होंने बार बार कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि एक ही नेता काबिज रहे, तो उनके लिए क्या भूमिका रहेगी, आगे क्या उनके लिए रहेगा, वो शायद पार्टी बाद में तय करेगी। पर सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना ही कोई एक व्यक्ति के पीछे वो चुनाव लड़ेंगे। जी। और हर्षा, जिस तरह से 4 दिग्गज नेता जो पार्टी के हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनमें 3 पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो इन यात्राओं की शुरुआत करें, तो ये बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है और क्या वाकई ये एक बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए? क्योंकि इन यात्राओं में उनकी जो सरकार का कामकाज है पिछले 5 वर्षों का, उस पर निशाना साधा जाएगा। जी देखिए, जो समाज कल्याण की जो योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो उसके बलबूते पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, उसका जो काउंटर नैरेटिव होना चाहिए बीजेपी के पास, वो अभी भी बीजेपी उसको देख रही है कि वो किस तरह से उसको काउंटर कर पाए। ये उनके लिए एक चिंता जरूर है। जहां तक राजनाथ सिंह का वहां जैसलमेर में आना है, तो वो एक जाति विशेष जो गणित है उसको लेकर उन्हें जरूर बुलाया गया है। अमित शाह जो आ रहे हैं, वो जो ईस्ट राजस्थान का बेल्ट है, उनके लिए एक वीक कड़ी है। हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी के लिए वीक कड़ी है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो वोट शेयर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहा है। 0.5% ही वोट शेयर का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है
और इसलिए सब जो पार्टी है इसमें सब जोर लगा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यह भी दूसरा चुनावी राज्य है। यहां पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल बजाया। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मध्य प्रदेश के सागर में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार अवैध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों पर सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी ने ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ लिया। खड़गे ने किसानों की कर्ज माफी, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए और 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी किया। मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कमल केवल बीजेपी में है, हमारे साथ नाथ हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में। कमलनाथ, कमल को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन नाथ को पकड़ता हूं। नाथ मीन संत, कमल नहीं। कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नाथ हमारे लिए है। तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में उनकी सजा को बहाल कर दिया। इससे मोहम्मद फैजल की लोकसभा से अयोग्यता की तलवार एक बार फिर लटकने लगी है। केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने सारे कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट से कहा है कि वो 6 हफ्तों में सजा निलंबित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। हालांकि तब तक मोहम्मद फैजल की सजा निलंबित ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता है कि अयोग्यता से अचानक क्षेत्र में वैक्यूम हो जाए। और वहीं सोमवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को जाने देने के लिए 2 एम्बुलेंस रोक दी गई। नीतीश कुमार मरीन ड्राइव इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। दोनों एम्बुलेंस में मरीजों के साथ परिजन भी थे, जो गाड़ियां रोके जाने से काफी परेशान दिखे। बिहार में विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार पर हमलावर है। लोग रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला जा रहा है। ये पूरा पब्लिक रुकी हुई है, नीतीश जी जा रहे हैं। वाह, क्या बिहार है। बात करते हैं प्याज की। किसान प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए निर्यात शुल्क 40% बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि वो घरेलू बाजार में कम कीमतों के चलते पहले ही नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में निर्यात शुल्क में यह बढ़ोतरी उनकी कमर तोड़ देगी। हालांकि सरकार की ओर से राहत का ऐलान किया गया है, लेकिन इतने भर से किसान खुश नहीं है। और प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव पहुंचे हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने किसानों से बात की। केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से ये निर्णय लिया गया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% कर लगेगा, उसका असर महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों पर देखने मिल रहा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लासलगांव बाजार है जो नासिक में आता है। और जो लासलगांव मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है प्याज की। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो या फिर बाजार समिति हो, सबने मिलकर यहाँ पर बंद बुलाया है। और
लगातार लोगों से, किसानों से, उनकी उपज से भरी रहने वाले ये जो बाजार है वो पूरी तरीके से बंद आपको यहाँ पर नजर आएगा। केवल यही नहीं, इस तरह के आपको नासिक, अहमदनगर के अलग अलग जितने बाजार हैं, एपीएमसी मार्केट हैं, वहाँ पर बंद नजर आएगा। इसके अलावा सतना, निफाड़, चांदवाड़, देवलाली, ये सारे जो नासिक में आते हैं, या संगमनेर, शिरडी, अहमदनगर, यहाँ पर भी किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। तो इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका कितना असर किसानों पर देखने मिल रहा है। जो यहाँ से आंकड़े हमने निकाले हैं उससे पता चला है कि जुलाई में जहाँ पर जो प्याज है वो प्रति क्विंटल 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल उसके दाम चल रहे थे, तो वहीं अब अगस्त के दूसरे हफ्ते में इसी लासलगांव की जो आंकड़े हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो प्याज के दाम थे प्रति क्विंटल वो 2300 से 2500 रुपये तक चल रहे थे। इसका किसानों को फायदा हो रहा था, किसान अपनी उपज को यहाँ पर ले आ रहे थे। लेकिन इस सब के बीच क्योंकि सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि जो प्याज है उसके एक्सपोर्ट पर 40% कर लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि इसका सीधा सीधा असर किसानों की आमदनी पर आएगा। अब जब हम व्यापारी से भी बात कर रहे हो तो उनका कहना था कि अगर 25 रुपये प्रति किलो अगर हम प्याज खरीदते हैं, लेकिन उसमें अगर 40% का कर लगाया जाता है तो वो हम तो लेंगे किसान से ही, तो किसान से उसका एक किलो के पीछे 10 रुपये निकल जाता है, यानी 25 रुपये में खरीदने के बावजूद किसान को केवल 15 रुपये मिलेंगे। तो इससे किसान को भी नुकसान है, साथ ही साथ व्यापारी जिन्होंने बड़े पैमाने पर उपज पहले ही बाहर भेज दिया है, उनकी जो डील या सौदा पहले ही हो चुका है, उन पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे में इस सारी चीज़ों को देखते हुए वो चाहते हैं कि सरकार कोई फैसला ले और तब तक इस तरह से जो बाजार है वो बंद रहेगा। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जो प्याज है वो ज़्यादा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो कब तक इस पूरे प्रदर्शन को आगे ले जाते हैं उस पर भी नज़र बनी रहेगी। इस सबके बीच अब सरकार की ओर से जहां ये ऐलान ज़रूर किया गया है कि बड़े पैमाने पर वो किसानों से प्याज खरीदेंगे, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि आप 2 लाख क्विंटल प्याज खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 40 लाख क्विंटल के प्याज मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इस सारी चीज़ों के बीच में प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नासिक में कलेक्टर ने व्यापारियों और बाकी लोगों से बातचीत की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बंद हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और मौजूदा हालात में सरकार से वो नाराज़ नजर आ रहे हैं। नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इधर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार ने बाजार से 3 लाख टन प्याज खरीदा है और किसानों को सही कीमत मिली है। हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नाफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। प्याज किसान है, प्याज उगाने वाले, उनका जो आंदोलन था इसमें केंद्र ने हस्तक्षेप किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पहले बार हुआ है इतना बड़ा निर्णय। 2024 2410 रुपया और 2 लाख मेट्रिक टन प्याज जो है ये नाफेड के माध्यम से खरीदी किया जाएगा। और जो मैंने उनको कहा कि जो कंटेनर में लोड हुआ है उसको भी खरीदेंगे बोले, और इसके बावजूद और भी जो कुछ करना पड़े उसकी भी वो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। वहां 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सबकी नजरें इस पर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होगी या नहीं। अगर पीएम मोदी और शी की आमने सामने बैठक हुई तो मई 2020 में चीन और भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद यह पहली बैठक होगी। ब्रिक्स में 5 बड़े देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के एजेंडे में इसके विस्तार के साथ साथ आपसी करेंसी में व्यापार का मुद्दा भी शामिल है। और जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी का साधु संतों ने भी स्वागत किया।
और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।